जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें हमारा अब चल रहा है सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में भी हम कर रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो गाइस अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 क्या है? हमारा जैव विकास। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगे, एंड शेयर करिएगा उनको जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, मतलब जो ये बुक पढ़ना चाहते हो। गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये है इंडेक्स। देखिए हम लोगों ने पहला चैप्टर कर लिया है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। सेकंड चैप्टर अब हम करेंगे जैव विकास। बाकी के भी चैप्टर देख लीजिए कि अब आगे हमें क्या क्या करना है। तो इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग सकता है बुक में, क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें करने के लिए। तो गाइस अगर आपको सच में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नोट से। तो सबसे पहले इसमें लिखा है जीवन की उत्पत्ति। तो यहाँ लिखा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। मतलब ये अनुमान लगाया गया है कि इतने अरब वर्ष पहले हुई है। तो लिखा है कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फिर लिखा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत और परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे सिद्धांत और परिकल्पनाएं हैं वैज्ञानिकों द्वारा जो बताती हैं कि जीवन, पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है कैसे हुई है। तो जिसमें क्या है, रासायनिक विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। मतलब क्या आधुनिक कौन सी है? रासायनिक विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ओपेरिन ने भौतिकवाद या हम कह सकते हैं पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की। जो उनकी पुस्तक का नाम है आपका जीवन की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें छपा। ठीक है, तो इनके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या है? पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से, मतलब जो प्रारंभिक जीव थे उनकी उत्पत्ति आज से 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में, क्या लिखा है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स यानी कि वायरस के कणों के रूप में हुई। ठीक है, जो परपोषी एवं अवायवीय, मतलब जो देखिए इसने सबसे पहले कहा कि 4 अरब वर्ष पूर्व हुई आदि सागर में, वायरस जैसे कुछ थे तो उनकी, और ये क्या थे? परपोषी थे और अवायवीय थे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट इसने लिखा है कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व कला युक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिसमें पहले परपोषण और बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। देखिए परपोषण क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। स्वपोषण जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे कि पौधे। अब थर्ड पॉइंट इन्होंने लिखा जो स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में नीले हरे शैवाल जैसे थे। मतलब नील हरे शैवाल जैसे। ठीक है, ये नील हरे शैवाल जो है ना वो स्वपोषी है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे लिखा है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीव जीवाणुओं के अलावा बने। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट्स क्या क्या देख लिए। सबसे पहले हमने देखा 4 अरब वर्ष पहले वायरस जैसा कुछ, फिर 3.8 अरब वर्ष पूर्व जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी कुछ। ठीक है, जो कि परपोषी, और बाद में क्या हुआ? स्वपोषी हुआ। थर्ड पॉइंट में हमने देखा स्वपोषी, और इसमें नाम लिखा है नीलहरे शैवाल का। ठीक है, और फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने देखा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो आज का जीव जगत है जीवाणुओं को छोड़कर। चलिए, प्राचीन यानी कि आदिम। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी। मतलब स्टार्टिंग में इसने कहा, प्राचीन टाइम की बात इसने कहा, तो ऑक्सीजन गैस नगण्य थी, जबकि मीथेन यानी कि CH4, तो गाइस पता होना चाहिए मीथेन को CH4, मीथेन का CH4 होता है, अमोनिया NH3, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस उपस्थित थी। मतलब इसने कहा ऑक्सीजन नगण्य थी, नगण्य मतलब 0 के आसपास। ठीक है, मीथेन थी, अमोनिया थी एंड कार्बन डाइऑक्साइड थी। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत की बात करते हैं। तो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है क्या? तो इसमें लिखा है परिवर्तन के साथ अवतरण, मतलब
यहाँ लिखा है डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन। चलिए अर्थात मतलब देखते हैं। इन्हें कहा निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाती है। मतलब सबसे पहले सरल जीव, फिर उसमें परिवर्तन हो रहा है, क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, और फिर अधिक विकसित और जटिल जीव की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, सरल से जटिल जीव की तरफ हम जा रहे हैं। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। तो अपने सिद्धांत दिए उन्होंने। तो सबसे पहले इसमें लिखा है लेमार्कवाद। लिखा है कि जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव विज्ञानी जीव बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत की। मतलब इन्होंने कहा जो सबसे पहला तर्क संगत सिद्धांत था वो किसका था? लेमार्क का। किस पर? जैव विकास की परिकल्पना पर, जो 1809 में उनकी बुक थी। क्या नाम है? फिलॉसफी जूलॉजिक। तो इसमें छपा था ये। तो इसे लेमार्क का सिद्धांत या फिर हम क्या बोलते हैं? लेमार्कवाद। ठीक है, ये निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक इसने कहा बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरा इसने कहा वातावरण का सीधा प्रभाव, तीसरा इसने कहा अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। ठीक है, चौथा इसने कहा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो लेमार्कवाद में देखिए 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? बड़े होने की प्रवृत्ति, मतलब धीरे धीरे बड़े होते हैं। फिर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। चौथा इसने कहा अंगों का उपयोग है, अनुपयोग तो इसका प्रभाव, मतलब उपयोग है तो ठीक, नहीं है तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। फिर है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, लेमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं लेमार्कवाद को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ सुविकसित होते हैं, और वे अंग जिसका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय और धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। मतलब इन्होंने कहा यार अगर आप अपने हाथ का प्रयोग कर रहे हो तो वो आपके सुदृढ़ होंगे, सुविकसित होंगे, लेकिन अगर सपोज कि आप कोई ऐसा अंग है आपके शरीर में जिसका यूज़ नहीं करें, वो धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, बिकॉज तब क्या पेड़ ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, तो क्या है जिराफ धीरे धीरे क्या है ऊंचाई पे पत्तियों को खाने लगा होगा, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी हो गई। फिर इसमें लिखा है सर्पों की टांगों का अभाव। ये कह सकते हैं कि सांप जो है अपने टांगों का यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, सरकते, क्या बोलेंगे उसे, रेंगते हुए चलते थे, तो टांगों की ज़रूरत नहीं थी, तो वो ख़त्म, अभाव नहीं है उनके पास टांगे। ठीक है, देखिए यही चीज़ यहाँ पर दिखा रखी है। आइए देख लें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, ये जिराफ है, ये लिखा है ऊंचे वृक्षों की प्रत्येक खाने के लिए अगली टांग, मतलब देखिए आगे वाली टांग, अगली टांग, आगे वाली टांग देखिए पिछली टांग से लंबी दिखेगी आपको, तो अगली टांग या गर्दन का अधिक उपयोग होने से इसकी जो है लंबाई बढ़ गई। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। इसमें ये देखिए घास खा रहा है, तो घास की उपलब्धता से अगली टांग व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई। मतलब अगर आप घास खाने वाले हैं तो आप नीचे ही खाएंगे, तो ना गर्दन लंबी होने की ज़रूरत है ना टांगों को लंबा होने की ज़रूरत है। तो ये लिखा है। तो इसमें लिखा है लेमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग अनुपयोग का प्रभाव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, डार्विनवाद पे चलते हैं। तो लेमार्कवाद में आप समझ गए होंगे गाइस, यही 4 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा। बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग अनुपयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो हमने क्या कहा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी हम कहते हैं लेमार्कवाद को, और बाकी की ये कहानी चुटपुट आपको याद रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है डार्विनवाद। तो इसमें लिखा चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ठीक है, कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और जो थे अभी हमने पढ़ा लेमार्क कहाँ से थे? फ्रांस से थे। ठीक है, फ्रांस कहाँ है? यूरोप में है। ठीक है, ये इंग्लैंड से है, इंग्लैंड भी यूरोप में। तो इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो इनका भी पढ़ते हैं। तो इनकी विस्तृत व्याख्या, इनकी जो पुस्तक है, यानी कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति कब आई?
1859 में। ठीक है, ये सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित। अब इन्होंने क्या कहा, मतलब डार्विन ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता है, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं। दूसरा, जीवन संघर्ष, मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब भैया अगर आपको जीवित रहना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। फिर विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। ठीक है, फिर योग्यतम की अतिजीविता, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक चयन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब अगर आप स्ट्रांग हैं तभी जीवित रहेंगे, अदरवाइज गायब। ठीक है, या आप ही का क्या होगा, वर्चस्व रहेगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं आपका उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, अभी हमने दो पढ़े, एक हमने पढ़ा लैमार्कवाद, एक हमने पढ़ा डार्विनवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है म्यूटेशन थ्योरी, यानी कि उत्परिवर्तनवाद। तो गाइस म्यूटेशन आपने बहुत सुना होगा कोविड-19 में, कि वायरस क्या है, उसमें म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, वो अपना रूप मतलब बदल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है, जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री क्या नाम है उनका, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। ठीक है, तो उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया, कहाँ के हैं, हॉलैंड के हैं। हॉलैंड कहाँ पे, तो ये आप लोग बताइएगा। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत की बात हो रही, तो इन्होंने क्या है अपना प्रयोग सांद्र प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लेमार्कियाना नामक पौधे पे किया। तो भैया ये एक पौधे का नाम था। ठीक है, फिर इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी यानी कि वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। मतलब आगे लिखा है कि जाति का पहला सदस्य उसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं, उत्परिवर्ती कहलाता है। ठीक है, मतलब जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है, उत्परिवर्ती। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें लिखा है, आर्क्योप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्क्योप्टेरिक्स किस युग का पक्षी है, जुरासिक युग का, जिसके जीवाश्म 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों में मिले हैं। यानी कि जुरैसिक चट्टानें कितने वर्ष पुरानी होगी, 15 करोड़ वर्ष। यह सरीसृप और पक्षी के बीच का कुछ है, मतलब कोई कड़ी थी। ठीक है, मतलब सरीसृप उसके अंदर जो फीचर्स थे वो सरीसृप वाले भी थे और पक्षियों वाले भी थे, जिसमें सरीसृपों की भांति क्या थे, लंबी पूंछ थी, चोंच में दांत, अग्र पादों की उंगलियों पर पंजे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो गए, मतलब पंख आ गए इनके। ठीक है, तो हमने अभी किसकी बात कर ली, आर्क्योप्टेरिक्स की। जुरैसिक युग 15 करोड़ वर्ष पूर्व, सरीसृप भी, पक्षी भी, इन सबके लक्षण मिल रहे थे। ठीक है, चलो अब है युगलीना। तो युगलीना को पादप और जंतुओं के बीच, मतलब ये पादप और जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी है। ठीक है, चलो इसमें और कुछ नहीं है। नियोपाइलिना, तो इसमें लिखा है एनेलिडा और मोलस्का के बीच का संयोजक कड़ी है। तो ये किस किस के बीच का है, ये है एनेलिडा और मोलस्का। फिर इसमें लिखा है आपका प्रोटोथीरिया, निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक्किडना, बतख, चोची, प्लैटिपस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृप और स्तनियों के बीच का संयोजक कड़ी है। तो आप नोट्स बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें लिखा है डायनासोर, विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या फिर हम कह सकते हैं मेसोजोइक एरा में थे। तो मेसोजोइक एरा को 3 कल्पों में, एक होता है आपका ट्रायसिक कल्प, एक होता है जुरैसिक, एक होता है क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। मतलब कुछ ऐसा कहा इसने कहा आपका मेसोजोइक एरा को 3 कल्प में बांटा गया है। जैसे हम कहते हैं ना साल, ईयर के बाद हम बोलते हैं मंथ के बाद हम बोल देंगे डे, उससे छोटा है, डे के बाद हम बोल देंगे घंटा, आवर। ठीक है,
उसके बाद हम बोल देंगे मिनट, वैसे ही कुछ समझ लिए। तो मेसोजोइक एरा को भी इसने 3 कल्पों में बांट दिया। एरा के बाद आता है कल्प, कल्प में एक ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ठीक है, ये बात कही है इसने। तो जो डायनासोर है वो आपका मेसोजोइक एरा में है। और इसने कहा चलिए इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और ये सरीसृप थे। अब मैमथ की बात कर लेते हैं। तो मैमथ जो है प्रजाति वर्तमान समय में क्या हो गई है, आपकी विलुप्त हो गई है। अभी गाइस आपने एक वो है, एक एनिमेटेड मूवी है आइस एज करके, ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। तो इसमें आपको मैमथ दिखेगा, ठीक है, हाथी जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाथी के पूर्वज माना जाता है मैमथ। अब नहीं दिखते, मतलब अब है नहीं, विलुप्त हो गए। फिर लिखा है क्रो मैग्नॉन, मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज। आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं, ठीक है। मतलब क्या है आधुनिक मानव, क्या है आधुनिक मानव को हम क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस बोलते हैं। इनका अंतिम सीधा पूर्वज ये रहा क्रो मैग्नॉन, ठीक है। अब इसने कहा कि क्रो मैग्नॉन का शरीर गठा हुआ, लगभग 180 सेंटीमीटर, 6 फीट लंबा, और कपाल गुहा क्या थी, 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी, ठीक है। यानी कि इसने कहा क्रो मैग्नॉन का बताया है, इसने कहा शरीर उसका गठा हुआ है 100 सेंटीमीटर, मतलब 6 फीट लंबा, और कपाल गुहा जो है आपकी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए अब इसमें लिखा है डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया के जंगलों में लगभग, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है ना जहाँ पे यूरोप भी है और एशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, तो उनके जंगलों में लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। तो डेनिसोवन की हम बात करते हैं, आदि मानव प्रजाति, ये रहा इनका टाइम पीरियड। इस टाइम थी यूरेशिया के जंगलों में। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया कहाँ है, रशिया में, और रशिया है एशिया में। तो साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इनकी पहचान हुई, यानी इसके अस्थि अवशेष कब मिले हैं, 2010 में मिले। फिर चीन के तिब्बत की गुफा में क्या है, प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया का विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन, कौन सी है, नेचर, में प्रकाशित एक शोध पत्र में हुई। तो मतलब कहानी ये कही इसने कि ये रहे आपके आदिमानव प्रजाति है एक डेनिसोवन। तो हमने एक बार जो है साइबेरिया में 2010 में इसके जीवाश्म मिले, फिर अभी 2019 में कहाँ मिले, चीन के तिब्बत की गुफा में मिले, ठीक है। ये इतनी सी बात लिखिए। और ये कहाँ प्रकाशित हुई, जो आपकी विज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन मैगजीन है, मतलब जिसे पूरी दुनिया पढ़ती है, वो है आपकी नेचर, उसमें प्रकाशित, ठीक है। फिर इसमें लिखा है तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा मिला तो उत्तर मध्य प्लेस्टोसीन काल, और ये काल कब का है आपका, 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है, ठीक है, तब का है, ठीक है। फिर डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना गया। मतलब एक तो होमो सेपियंस है, अभी आधुनिक मानव को ही बोल देते हैं, फिर एक थी आपकी निएंडरथल, इसके अलावा ये तीसरा आया है जिसका नाम है डेनिसोवन। तो गाइस इसमें देखो ये ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभी अभी देखा गया है, खोजा गया है, 2019 की बात है बस। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, एक तो आपको साइबेरिया में 2010 में मिला, और उसके बाद 2019 की बात करें तो आपका चीन के तिब्बत की गुफा में मिल गया, नेचर मैगजीन में आ गया, और उसके बाद इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, ये प्लाइस्टोसीन काल यानी कि कुछ 1.6 लाख वर्ष पूर्व पुराना है, ठीक है। इतनी सी बात इसमें आपको पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो कौन सी अनुपस्थित थी, हमने कहा ऑक्सीजन थी नगण्य। और कौन कौन सी थी एक्चुअल में, मीथेन थी आपके पास, अमोनिया थी, और CO2 थी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ। तो पृथ्वी पर जीवन का उद्गम, चलिए यहाँ पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है वर्तमान पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम, मतलब ऑरिजिन कब हुआ।
तो गाइस ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका 2 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, ये अरब है, अरब हम पीछे पढ़ के आए। प्रारंभ में जीव साधारण और एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीव बने। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका वाले, जो मतलब जो बहुकोशिकीय बने वो कैसे, यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे। अब गाइस अब आप लोग कहोगे ये एक कोशिकीय क्या है, बहु, अब जो नए बच्चे उनकी बात करें तो वो कहेंगे एक कोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो आप इसकी चिंता मत करिए, ठीक है, इसकी चिंता इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम इसको आगे के चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, तो ज्ञातव्य है कि जीवाणु और नीलहरित शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो इसमें लिखा है नील हरित शैवाल, अमीबा, कवक, युग्लिना। तो हम पढ़ के आए थे नील हरित शैवाल। तो ये ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया, मतलब हम इसे बोलते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हो गई। मतलब इसने ये कहा कि पहले ऑक्सीजन जो थी बिल्कुल ही जीरो थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नीलहरित शैवाल होने लगे, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होने लगा। और हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, विमुक्त होता है। तो धीरे धीरे क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बढ़ने लगी। तो यही हो गया, और ये अन्य जीवों के लिए जरूरी भी थी। चलिए, उनका भी विकास होने लगा फिर, यानी कि हमारा विकास यानी अन्य जीवों का, मतलब हम जो है नील हरित शैवाल की देन है, कह सकते हैं आप। वो नहीं होते तो ऑक्सीजन कैसे था, क्या पता कुछ और होता। फिर फिलहाल तो वही था अभी तक जो हमें पता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। तो गाइस हमने पहला पढ़ा था लैमार्कवाद, दूसरा हमने पढ़ा था डार्विनवाद। तो हमने क्या देखा था, देखिए इसने कहा ओवर प्रोडक्शन, यानी कि मतलब ओवर प्रोडक्शन का मतलब हो गया इस जीवन की, मतलब क्या है वो, अभी गाइस अभी देखते हैं, हिंदी में देखते हैं हम लोग। तो ये इंग्लैंड के जैव विकासवादी विकासविद थे, ठीक है, डार्विनवाद कहा गया इनके सिद्धांत को। फिर इसमें लिखा डार्विनवाद को क्या है, प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, डार्विनवाद को हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बुक थी उसका नाम था प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, 1859 में आई, ठीक है। अब देखिए इन्होंने फिर ये इंग्लिश में लिखा है ओवर प्रोडक्शन हो गया, फिर लिखा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, तथा फिर इसमें लिखा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये तीनों पर आधारित है। चलो हिंदी में देख लेते हैं, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था। तो ओवर प्रोडक्शन मतलब जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, ठीक है, इसकी क्षमता होती है, मतलब क्या, बच्चे पैदा करने की। जीवन संघर्ष हमने पढ़ा था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब अगर आपको अपने आप को एग्जिस्ट रखना है, अपने आप को रहना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। फिर है वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस, मतलब क्या है, विभिन्नताएं उनकी वंशागति। और एक लास्ट था आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप फिट हैं तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो फिटेस्ट होगा वही क्या होगा, उसका डोमिनेट कर पाएगा ज़्यादातर। लिखा है पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो कैसे किसने लिखी है, डार्विन ने लिखी है। चार्ल्स डार्विन क्या थे, इंग्लैंड के जैव विकास और इनकी थ्योरी ऑफ द नेचर सिलेक्शन, इनका विकासवाद को क्या बोलते हैं, हम थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन बोलते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो गाइस किसने किया था, डार्विन ने किया था। तो इसमें और कुछ भी नहीं है नया। आगे बढ़ते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, लैमार्क। सबसे पहले हमने पढ़ा था लैमार्कवाद, फिर पढ़ा था हमने डार्विनवाद। तो लैमार्क ने सबसे पहले। तो यहाँ देखिए जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे, जीन बैप्टिस्टे दी लैमार्क नाम था। अब इतना बड़ा नाम अगर याद नहीं होता तो लैमार्क याद होना चाहिए आपको। तो इन्होंने प्रस्तुत किया 1809 में, उनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक है। तो इसमें ये था, और इनका जो सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ये जो है आपका, ये एक मिनट, तो गाइस ये किसका है, आपका लैमार्कवाद का, लैमार्क का सिद्धांत है, ठीक है। अब लिखा है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किसने किया था, आपका ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। तो लिखा है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के एक पादप शास्त्री थे जिनका नाम था ह्यूगो डी
वीज। तो इन्होंने, इनके अनुसार क्या है, नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट और स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। मतलब अगर कोई स्पष्ट स्थायी बड़ी विभिन्नता है उसके कारण क्या होता है, कुछ चेंजेस मतलब उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, अचानक ही एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो जाति का पहला सदस्य उसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्परिवर्ती यानी कि म्यूटेंट। हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं, जिसमें पहला लक्षण दिखाई देता है। तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है सांद प्रिमरोज ये पर किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1-2 उत्परिवर्तन, तो ह्यूगो डी व्रीज, तो ये हो गया एक आंसर। तो विकास का सिद्धांत, तो डार्विन। और फिर है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, तो ये तो हम नहीं पढ़ के आए दोस्तों। तो ये है आपका वीडल और टैटम। और फिर है ओपेरॉन अवधारणा, ये आपका हो गया जैकब और मोनोड। चलो ये दो तो हमने पढ़े ही नहीं है फिलहाल, हमको बस ये पता था, पहला और दूसरा पता था। और ये देखिए हमें क्यों नहीं, आईएएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये जो दो आपने ये वाले पढ़े। ठीक है, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पीसीएस लेवल के आते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं भी याद है, कोई बात नहीं। विकास का मुख्य कारक है, तो इसने कहा प्राकृतिक वरण, बीपीएससी का क्वेश्चन। जैविक विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों, जो जीन्स होते हैं उनको अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। ठीक है, प्राकृतिक वरण या फिर हम कह सकते हैं चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया गया है। तो हम बोलते हैं इसमें अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक हैं लेमार्क। ठीक है, परिवर्तन शरीर के उपयोग और अनुपयोग के कारण होते हैं उनके अनुसार। ठीक है, ये बदलते वातावरण में जीवधारू नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं जबकि कुछ का कम करते हैं, जिसके कारण अधिक प्रयोग करने वाले जो अंग है वो सुदृढ़ हो जाते हैं, सुविकसित हो जाते हैं, और जिसका काम वो नहीं करते हैं, जिस अंगों का यूज़ नहीं करते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो उदाहरण हमने देखा था हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। तो लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों की टांगों के अभाव को बताया है। फिर लिखा है भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं, तो है चीता, चीता को कहा जाता है। ठीक है, तो जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। अगर आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज, तो अभी हमने क्या पढ़ा था गाइस, क्रो-मैग्नॉन। ठीक है, तो क्रो-मैग्नॉन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज, आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि इनका जो शरीर है गठा हुआ होता है, 6 फीट लंबे होते हैं, कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। चलिए शब्द है डेनिसोवर, कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है, तो गाइस ये क्या है, एक आदि मानव जाति है। तो दोस्तों इसमें लिखा है डेनिसोवन जो है एक आदि मानव जाति है, यूरेशिया के जंगलों में रहती थी, 1.5 से लेकर 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। तो पहली बार 2010 में साइबेरिया की गुफा में इसके अवशेष मिले, फिर चीन के तिब्बत में, ठीक है, इसके जीवाश्म जबड़े मिले। ठीक है, और 1 मई 2019 को क्या होता है कि इसके बारे में कहाँ छपा, जो विज्ञान मैगजीन है मतलब प्रतिष्ठित नेचर, उसमें छपा। फिर तिब्बत में प्राप्त जो है डेनिसोवन का ये जबड़ा जो है उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल कब का है, 1.6 लाख वर्ष पूर्व पुराना है।
फिर इसमें लिखा है डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियंस और निएंडरथल से पृथक हमने क्या कहा है, तीसरा जो है मानव प्रजाति कहा है, समकालीन। ठीक है। फिर इसमें लिखा है आर्क्योप्टेरिक्स है, क्या है ये आपका जुरासिक युग का एक क्या है, पक्षी है, सर्व पुरातन पक्षी। तो इसने कहा इसका जीवाश्म 15 करोड़ वर्ष पुराना जुरासिक चट्टान में मिला। सरीसृप और पक्षियों के बीच की ये कुछ जाति मतलब जंतु है ये, जिसमें सरीसृपों की भांति क्या है, लंबी पूंछ, फिर चोंच में दांत, फिर अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। ठीक है। फिर भी ये पक्षी था क्योंकि इसके जो अग्रपाद थे मतलब आगे वाले पैर थे वो क्या है, पंख में बदल गए थे। और ये जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। अब यहाँ लिखा है आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच का योजक कड़ी है, हमने दो पढ़ा, किस किसके, सरीसृप और पक्षी के बीच का। मैमथ पूर्वज थे किसके, हाथियों के। चलो और आगे बढ़ते। फिर में डायनासोर थे, क्या थे भैया, मेसोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक एरा के सरीसृप। तो ये है ये क्या सरीसृप थे मेसोजोइक एरा के। ठीक है। तो इसके अंदर 3 कल्प आते हैं, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है। तो क्रिटेशियस में डायनासोर, पुष्पीय पादपों, इस तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने और पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोर सहित क्या है 76% जातियों जो है विलुप्त हो गई। मतलब इसने कहा कि जब पहला कल्प जो था ट्राइसिक था, मेसोजोइक एरा में पहला कल्प ट्राइसिक, ट्राइसिक के बाद आया जुरासिक, उसके बाद आया तो क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस जब खत्म हो रहा था, हम कह सकते हैं क्रिटेशियस में डायनासोर, पुष्पीय पादप, स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु इसका जब अंतिम चरण था मतलब जब खत्म हो रहा था तो क्या हुआ कि जो उत्तरी महाद्वीप है वो जुड़ने लगा, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने, जो गोंडवाना महाद्वीप है, अब ये मत कहना अब ये जो है ना हम आगे पढ़ लेंगे। तो गोंडवाना महाद्वीप पृथक हो रहा था, उत्तरी महाद्वीप जुड़ रहा था और पृथ्वी पर उल्कापिंड गिर रहे थे, जिसकी वजह से डायनासोर जो है ख़त्म हो गए। और डायनासोर के साथ 76% प्रजातियाँ और भी ख़त्म हो गई। डायनासोर रहे मेसोजोइक एरा में। फिर लिखा है जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसमें तो आंसर है हमारा, देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, सैलामेंडर, अजगर, फिर कंगारू। किसे ही पता होगा, जिसने बहुत पढ़ा हो उसे पता होगा। तो इसने कहा कि सैलामेंडर का विकास काल जो है सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व, कंगारू का जो था 145 मिलियन वर्ष पूर्व था। तो गाइस फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही था, ये हो गया चैप्टर ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।